नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश प्रदेश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा। आज चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो का पार्टी संगठन में बदलाव। यह कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मायावती ने एक दिन पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पार्टी में अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब इस मामले में आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी समेत सभी पदों से हटा दिया। बीते 1 साल के भीतर मायावती ने आकाश आनंद पर दूसरी बार कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि अब उनके जीते जी कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार यानी कि आकाश के पिता एवं पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और केंद्रीय समन्वयक रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के साथ देश भर में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। बसपा सुप्रीमो ने रविवार को राजधानी स्थित पार्टी कार्यालय में देश भर के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में आकाश आनंद पर कार्रवाई की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि बैठक में आकाश भी शामिल होने आए थे, लेकिन मायावती के रुख का पता लगने पर वह बैठक में शामिल नहीं हुए। मायावती ने बैठक में कहा, मेरे लिए पार्टी व मूवमेंट पहले है। भाई बहन व उनके बच्चे व अन्य रिश्ते नाते आज सभी बाद में हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहूंगी। तो ये बातें मुख्यमंत्री मायावती ने, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ये बातें कही, जो कि पार्टी की बैठक में ये बातें आई। अपने भतीजे आकाश आनंद को सभी पदों से उन्होंने हटा दिया। इस मामले में आकाश आनंद ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने जो बातें लिखी हैं, आइए एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा है कि मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना कभी भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई कैरियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मसाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। तो ये बातें आकाश आनंद ने कही हैं। एक भावनात्मक पोस्ट किया है एक्स पर आनंद ने। अब इतना सब कुछ हो गया, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसका क्या असर पड़ेगा? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर, संगठन पर इसका क्या असर पड़ेगा? आखिर क्यों ऐसा निर्णय लिया मायावती ने? ये सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, नजम अहसन जी, राजनीतिक विश्लेषक,
दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत करेंगे कि सभी मेहमानों का एक बार फिर हम स्वागत करें। उसके बाद से अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास चलेंगे। कल कुछ नाटकीय परिवर्तन हुए। आकाश आनंद को यह पता नहीं था कि हमारे खिलाफ ये फैसला लिया जाना है, और वो भी मीटिंग में सूत्रों के अनुसार पता चला कि वो भी पहुंच ही गए थे। लेकिन जब लोगों द्वारा पता चला कि आज उनके लिए कुछ खास नहीं है, तो वहां से सरक लिए। आज उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है। प्रशांत, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये आनंद के लिए तकलीफ देह फैसला जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, इन्होंने कैसे और क्यों लिया? कारण क्या है इसका? यह दूसरी बार है ये ऐसा फैसला उनके खिलाफ लेते हुए। देखिए देवेंद्र जी, जिस तरीके से बीएसपी चीफ मायावती जी हमेशा फैसले लिया करती हैं, वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। आज जो उनका फैसला आया है, यानी कि 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर मायावती जी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला है, तो ये कोई पहला मसला नहीं है। उन्होंने पार्टी में परिवार को कभी महत्व नहीं दिया है। इससे पहले भी जो परिवार के लोग लगातार पार्टी में संगठन में जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं, टिकट पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन मायावती ने कभी स्वीकार नहीं किया। निश्चित रूप से उन्होंने हमेशा कहा कि पार्टी में अनुशासन बने रहना चाहिए और अनुशासन के तहत ही पार्टी संगठन आगे बढ़ पाता है। पार्टी की जो विचारधारा है, जो मिशन है, वो कामयाब होता है। हालांकि अगर सही मायने में कहा जाए कि आकाश आनंद के ससुर पूर्व नगर से पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक सरकार के कर्म उन्हें हुए हैं, तो बात देखिए मायावती जी का जो फैसला है वो बहुत दूरगामी है और दूरगामी परिणामों के साथ जुड़ा हुआ है। देवेंद्र जी, पहला जान लीजिए कि आकाश अब शादीशुदा का परिवार है, उनकी पत्नी है। पत्नी जो प्रज्ञा, डॉक्टर प्रज्ञा है, वो अशोक उदास की बेटी है। तो निश्चित रूप से बेटी के ऊपर पिता का दबाव है। जी प्रशांत, आपकी आवाज ठीक ढंग से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही है, तो थोड़ी देर बाद हम आपके पास आते हैं। प्रशांत जी, आप एक बार फिर हमसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, और बहुत गूढ़ बातें आप बता रहे हैं जिसको हमारे दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन इसके पहले कि हम आपके पास आएं और पुनः वो गूढ़ जानकारी लें, हम बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। हरेंद्र विक्रम जी, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि बसपा जो है बीजेपी की बी पार्टी के रूप में काम करती है। क्या लगता है कि अगर जो संगठन इनका मजबूत होगा तो आपके लिए यानी कि बीजेपी के लिए यह लाभकारी होगा या हानिकारक होगा? हरेंद्र विक्रम जी। चलिए, हरेंद्र विक्रम जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारे साथ नजम अहसन जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम आपके पास आना चाहेंगे और सवाल हम आपसे यही करना चाहेंगे कि ये जो बसपा में संगठन में जो ये बदलाव हुआ है, 2 बार कार्रवाई हुई आकाश आनंद पर, अब उनके पिता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या लगता है आपको, ये किस लिए किया जा रहा है? 2027 की तैयारी है या फिर कुछ और? देवेंद्र भाई नमस्कार। सबसे पहले यह है कि बात तो बिल्कुल सही है कि कल जिस तरह आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने सभी पदों से इनको निकाल दिया था। अब हटाने का रीजन ये है कि संगठन को मजबूत करना, और उन्होंने बहुत से लोगों को जिम्मेदारियों भी दी है। बहुत से जिला अध्यक्ष भी आए थे, उपाध्यक्ष भी आए थे। लेकिन देवेंद्र भाई, बहुजन समाज पार्टी का अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा होगा 2 बार चुनाव हुए, दोनों चुनाव में इनके पास कोई वर्चस्व नहीं रहा। बहन जी के पास अब कहीं भी कोई जनाधार नहीं है। बहन जी को सब एक बात सोचना पड़ेगा। अब फेर बदल से काम नहीं चलेगा इनके पास। आपने देखा कि हम आपको एक बात बहुत बारीकी से बताऊं
कि बहन जी के पास इतना वोट बैंक था कि एक वक्त था कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद जब से इनका जनाधार गिरना शुरू हो गया, जब आदमी को कहीं न कहीं कुछ दिखता है तो इसके बाद इनका जनाधार गिरता जा रहा था। आपने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बाहर किया, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर किया, आपने सुखदेव राजभर जी को बाहर किया, जो कि बहुत अच्छे। अब आप ये बताइए, आज राजभर जो समाज का वोट है सब ये बहुजन समाज का वोट था, पूरा टोटल। लेकिन आज ये जितने भी दल आप देख रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में 6-7 विधायक 8 विधायक लेके चल रहे हैं, चाहे वो निषाद समाज हो, चाहे वो राजभर जी के पार्टी हो, ये अपने अपने विधायक, ये विधायक वोट बैंक देगी बहुजन समाज का है, ये किसी और का नहीं है। ये बहुजन समाज का वोट बैंक है। अगर बहन जी थोड़ा भी अपने कैडर को ख्याल रखती या अपने लोगों को बचा के रखती तो आज ये बहन जी को एक विधायकों से संतुष्ट नहीं होना पड़ता। और 0 पे इनकी क्या में लोकसभा में सीट है। बहन जी की बहुत सारी कमियां हैं। बहन जी के पास एक ही रास्ते हैं कि बहन जी को, अगर जब तक बहन जी सड़क पे नहीं उतरेंगी, बहन जी हर मामले में चुप्पी साधे रहती हैं, चाहे वो बहुजन के मामले में हो, चाहे वो दलित के किसी भी मामले में हो। इतना बड़ा हाथरस का मामला हुआ, ट्वीट करने से बहन जी का काम नहीं चलेगा। आज मैं देवेंद्र भाई एक बात बता दूं, अगर बहन जी आज की तारीख में अगर सिर्फ एक बात का ऐलान कर दें कि मैं कल से सड़क पर उतरूंगी, तो हकीकत ये जान लीजिए कि 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की बनेगी, मायावती की। क्योंकि बहुजन तो हाथ फैलाए खड़ा हुआ है कि बहन जी कहीं तो आंख हम ये कहना हमें रास्ता दे दें। लेकिन बहन जी कहीं से भी ये पद से हटाना ना हटाना उनका अपना ये निजी मामला हो सकता है। और राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी खबरें आ रही हैं अलग अलग के उनकी पत्नी की वजह से हुआ है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मैं उस राज को अभी तो नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इस बात पे इल्म है, पूरे मुझे जानकारी है, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। लेकिन बस इतनी बहन जी के लिए इतना है कि अगर बहुजन समाज को अगर इनको बचाना है तो इनको सड़क पे बहन जी को उतरना पड़ेगा। अगर बहन जी सड़क पे नहीं उतरेंगी तो बहुजन समाज बिल्कुल अलग थलग हो जाएगा। जैसे ये 2012 के बाद आपने देखा कि 2012 के बाद इनके पास कुछ बचा नहीं। आज भी ये पुराने लोगों की तलाश में है। मैं आपको बताऊं, बहन जी थोड़ा काम की कच्ची जरूर है, लेकिन बहन जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी इनके अच्छे लीडर हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद अच्छे लीडर हुआ करते थे, इंद्रजीत सरोज अच्छे लीडर हुआ करते थे। अब तो सुखदेव राजभर जी नहीं रहे, वो भी एक अच्छे लीडर हुआ करते थे। क्यों ये सब छोड़ के अलग अलग पार्टियों में चले गए? कोई बसपा में चला, कोई सपा में चला गया, कोई कहते मैं भाजपा में चला गया। तो ऐसी स्थिति में आज जितने भी आपके हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो थे, ये भी किसी वक्त में बीएसपी के एक अच्छे नेता माने जाते थे। तो कहीं ना कहीं तो बहन जी की कमी रही कि बहन जी के अंदर एक ये है कि बहन जी को अभी भी वक्त है, समय है बहन जी के पास में। आज भी बहुजन इनकी तरफ आंख गड़ाए हुए देख रहा है कि बहन जी को सड़क पे आना पड़ेगा। जिस दिन बहन जी ने ये ऐलान कर दिया कि मैं कल से सड़क पे आऊंगा, यकीन मानिए कि बहुजन समाज ऐसा इनको वोट करेगा, ना तो वो समाजवादी की तरफ देखेगा, ना तो वो भाजपा की तरफ देखेगा, ना तो कांग्रेस की तरफ देखेगा, ना तो ये जो आज के 4-4, 5-5 विधायक लिए ओम प्रकाश राजभर की तरफ जाएंगे, और ना ही क्या नाम है निषाद की तरफ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का जो वोट बैंक है वो बहुजन का वोट है, निषाद का जो वोट बैंक है वो बहुजन का वोट है। तो कुछ न कुछ कमी तो रही ना इनके अंदर। जी बिल्कुल, बहन जी के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और इसी कमी के कारण लोग छिटक के आज इनसे बहुत सारी चीजें आई इनके पास। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि बहन जी अभी भी वक्त है, और अगर 2027 में लड़ना चाहती हैं तो बहन जी को सड़क पे आना पड़ेगा। एक बात आपको याद होगा कि 2012 में जब मुलायम सिंह जी
की सरकार नहीं थी और बीएसपी की सरकार थी, तो मुलायम सिंह जी को सरकार की तलाश थी, तो उन्होंने जमीन तलाश किया था। उन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन का आह्वान किया था और इसी हजरतगंज चौराहे पे लखनऊ में इन्होंने आके किस तरह बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए हजरतगंज चौराहे पे बैठ गए थे और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी इनकी। आप बताइए कि मुलायम सिंह कि भाई बीएसपी से तो छीना इन्होंने अपना वोट बैंक लिया जी, और भाई लेकिन बहन जी का शासन अच्छा था, बहन जी ने अच्छा शासन किया वहां पे, यहाँ पे बहुत इनका शासन प्रशासन में अच्छी मजबूत एक इनकी वो थी, अधिकारी इनसे डरता था। मुझे तो बहुत इनके याद है कि बहन जी अगर हवाई हेलीकॉप्टर से चलती थी तो लोग अधिकारी डरते थे कहाँ उतर जाएं और कहाँ क्या ये क्या मैं समीक्षा हमारी समीक्षा हो जाए, बिल्कुल औचक निरीक्षण करती थी। लेकिन आज के वक्त में बहन जी के ये सब ट्वीट करने से नहीं होता है। बहन जी हर बात में हाथरस का मामला हुआ, दलित का मामला हुआ तो बहन जी ने ट्वीट कर दिया। बहन जी को ट्वीट करने से इसीलिए बहुजन का वोट जो है वो खिसकता चला गया, लोगों ने कैश करना शुरू कर दिया। कुछ वोट तो भाजपा ने कैश कर लिया, कुछ वोट क्या नाम है सपा ने कर लिया। अब रही कुछ ही बात, वो ओम प्रकाश राजभर और निषाद ने ले लिया, तो बहन जी के पास बचा क्या? बहन जी के पास तो शून्य के बराबर सीट भी नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात आप कह रहे हैं भाई। इनको सड़क पे उतरना पड़ेगा। जब तक बहन जी सड़क पे नहीं उतरेंगे, ये आकाश आनंद क्या ये अपने भाई आनंद को भी हटा देंगी या बड़े बड़े दिग्गज को ले आ देंगी तो बिल्कुल नहीं ये क्या नाम है सर्वाइव कर पाएंगी। आकाश आनंद चूंकि बोल्ड आदमी थे, आकाश आनंद ने लोक विधानसभा के चुनाव में अपने तेज तर्रार भाषा का प्रयोग किया। बहन जी डर गई, बहन जी सोचे कि ज्यादा बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें जेल में डाल देंगे, इसलिए बहन जी ने आकाश आनंद को एक इशारा में हटाने का काम, एक इशारा आपने कर दिया और वो बड़ा कारण हो सकता है चुप्पी का। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। हरेंद्र विक्रम जी, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी हरेंद्र विक्रम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हरेंद्र विक्रम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम पुनः अपने लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव के पास रुख करेंगे। प्रशांत, जैसा कि अभी आप बता रहे थे, कुछ गूढ़ बातें आप बता रहे थे, लेकिन नेटवर्क की वजह से वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई। हमारे दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ इशारा तो नजम अहसन जी ने कर दिया, लेकिन जो बातें आप बता रहे हैं उसे भी हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। जी प्रशांत राव। और बिल्कुल देखिए, दोनों जो मेहमान हमारे साथ बैठे हैं, नजम हसन साहब हैं, वो भी बहुत सीनियर हैं, हरेंद्र विक्रम सिंह जी हैं, दोनों लोग सीनियर हैं। नजम हसन साहब जानते होंगे कि बीएसपी में अनुशासन हमेशा से रहा है। बीएसपी के जो चीफ रहे हैं यानी फाउंडर मनोहर कांटीराम साहब, वो DRDO से आए थे, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और वो एक सैनिक की भांति ही इस पार्टी को चलाना चाहते थे और सैनिक में सबसे पहला होता अनुशासन। उसी अनुशासन को कांटीराम ने भी आगे बढ़ाया, चाहे भरपूराम वर्मा रहे हो, चाहे सोनालाल पटेल रहे हो, चाहे बड़े नेता रहे हो, लेकिन यहाँ पे बीएसपी से उन्हें बाहर जाना पड़ा जब उन्होंने बीएसपी में बगावत करना शुरू कर दिया। जब तमाम मायावती के पास आई तो मायावती जी ने भी लगातार यहाँ लोगों के ऊपर चाबुक चलाए। अभी दो नेताओं के नजम हसन साहब ने जो नाम गिनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बेटा अफजल सिद्दीकी पश्चिम में प्रभारी हुआ करता था, जहाँ पर इस पर मंच में सबसे पहली कुर्सी जो है अफजल सिद्दीकी को मिला करती थी, जबकि वही हाजी याकूब कुरैशी जैसे बीएसपी के बड़े नेता, इसके साथ ही दानिश अंसारी जैसे बड़े नेता किनारे बैठा करते थे। तो ऐसे में बीएसपी का नेता कैसे कबूल कर लेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बेटा तो जिससे बैठेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती को बहुत बेहद करीबी है, इसलिए वो केवल पहली कुर्सी पर सफेद कुर्सी पर बैठेगा। तो नुकसान बीएसपी को 2017 के चुनाव यानी कि 2012 के चुनाव में सबसे ज्यादा हुआ। उसके बाद जो उन्होंने नाम दिया यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बेटे को भी चुनाव लड़ाया गया, उनकी बेटी को भी चुनाव लड़ाया गया। इसी तरीके से नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी की पत्नी को भी यहाँ पर MLC बनाया गया, उनके भाई को भी चुनाव लड़ाया गया। तो मायावती चाहती है कि ऐसे में जो भी नए यहाँ युवा निकल कर आ रहे हैं, पार्टी के जिम्मेदार जो लोग हैं, उन्हें भी चुनाव लड़वाया जाए, उन्हें भी मौका दिया जाए। इसलिए इनको जो है पार्टी से बाहर करने का कारण यही रहा कि वोटों का जो यहाँ पर
समीकरण भी लोग फिट न कर पाए, दूसरी तरफ से सीटों का भी समीकरण सही न कर पाए, तो और तीसरा कारण रहा कि टिकट बंटवारे में उनका समीकरण सही नहीं रहा। दूसरी बात, ये लोग परिवार के लोगों को यहाँ लाना चाहते थे, इसलिए मायावती ने एक एक करके पार्टी से बाहर निकाला। निश्चित तौर से यह कारण हो सकता है। दूसरी बात, आकाश आनंद के निकाले जाने की वजह यह रहा कि उनके जो ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी ने पहले एमएलसी बनाया, फिर राज्यसभा भेजा। अशोक सिद्धार्थ के बाद उत्तर प्रदेश में चार्ज रहा, जब यहाँ पर 2012 के चुनाव होने थे और इससे पहले जो यहाँ पर देखा जाए कि अन्य जो चुनावों में थे, तो टिकट वितरण को लेकर लगातार जो है अशोक सिद्धार्थ पर आरोप लगते रहे। फिर भी मायावती किसी तरीके से घटित पर आगे ले आई, पार्टी को उनको अहम जिम्मेदारी मिली। लेकिन जब से यानी कि अशोक सिद्धार्थ की बेटी आनंद को बिहाई गई, यानी आनंद जब उनके पति रहे डॉक्टर प्रज्ञा के, तो अशोक सिद्धार्थ को लगने लगा कि उनके दामाद पार्टी के उत्तराधिकारी हैं। तो ऐसे में उन्होंने बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर ताकतें लगाना शुरू कर दिया था। बहन जी के पास ये भी इनपुट आए थे कि अशोक सिद्धार्थ ने यहाँ पर टिकट की डीलिंग भी कर दी थी। दूसरी बात, अशोक सिद्धार्थ ने पार्टी को दो दलों में बांटना शुरू कर दिया था, एक दड़ा जो आकाश के लिए काम करेगा, एक दड़ा जो बहन जी के लिए काम करेगा। ये इनपुट लगातार जो है बहन जी को मिलना शुरू हो गए थे। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस बात की निगरानी रखी कि आखिर में ये किस तरीके से यहाँ पर अशोक सिद्धार्थ अपनी मानसिकता को धरातल पर उतार रहे हैं। आपको याद हो, आगरा की शादी थी, वहां पर जो बहन जी नहीं गई थी, उस आगरा की शादी जो थी वो अशोक सिद्धार्थ की बेटे की थी, यानी कि जो आकाश आनंद उनके साले की थी। उसमें बीएसपी के 53 लोगों को बुलाया गया था, पार्टी के बड़े मंडल से नहीं बुलाया गया था, यानी कि जो अशोक सिद्धार्थ के गुट के लोग थे वही वहां गए थे। बस वही मेन वजह थी कि बीएसपी की मायावती ने भाप लिया था कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी को गुट में बांट रहे हैं, इसीलिए उनको जो है पार्टी से बाहर निकाला। फिर जब पार्टी से बाहर निकाला, क्योंकि आकाश उनके दामाद थे, निश्चित तौर से डॉक्टर प्रज्ञा उनकी पत्नी थी, डॉक्टर प्रज्ञा अशोक सिद्धार्थ की बेटी है, तो भावात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से आकाश के ऊपर डॉक्टर प्रज्ञा दबाव बना रही थी। और ये भी जानकारी मेरे पास है कि डॉक्टर प्रज्ञा ने बहन जी को फोन लगाने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, और इसके साथ ही आकाश को भी उन्होंने मेंटली प्रेशर पर लेने की कोशिश की। यह बात जो है बहन जी तक पहुंच गई। बहन जी ने इसलिए आकाश को निकाला कि आकाश का परिवार भक्त थे। अगर इस राजनीति में कहीं आकाश का परिवार करता है तो निश्चित तौर से बीएसपी मायावती के ऊपर बड़ा दाग लगता है और बहुजन समाज पार्टी के ऊपर बड़ा दाग लगता है। तो एक तरफ मायावती जी ने अपनी पार्टी को बचाने का काम किया, दूसरा आकाश का परिवार बचाने का काम किया, क्योंकि अभी 1 साल भी जो है आकाश आनंद की शादी को हो पाए हैं। तो ऐसे में अगर आकाश आनंद का परिवार बिखर जाता तो तमाम जो विपक्षी दल है या तमाम जो लोग हैं वो बीएसपी चीफ उसका जिम्मेदार मानती, उनको यह कहा जाता है कि बीएसपी चीफ आरोग्य है और तमाम तरीके के आरोप लगते हैं। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आकाश का परिवार सुरक्षित किया और पार्टी सुरक्षित की है। आकाश की पार्टी में तमाम लोगों का आना जाना लगा रहता है, चाहे केवल उत्तर प्रदेश में बीएसपी को क्यों देख रहे हैं। अगर यहाँ पर देखें, समाजवादी पार्टी में ये हुआ, पिता पुत्र में वहाँ झगड़ा हुआ। इसके साथ ही अगर हम चलेंगे बिहार की तरफ, तो रामविलास पार्टी की जो पार्टी, रामविलास पासवान की जो पार्टी थी एलजेपी, उसमें तो घमासान हुआ, वहाँ भतीजे और बेटे के बीच में घमासान। तो राजनीति में कितना बनी रहती हैं और इस तरीके का काम अगर देखें, बीएसपी एक अनुशासित पार्टी है, मायावती पूरे अनुशासन के साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक जब तक जिंदा रहूंगी आखिरी साल तक तो किसी को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगी। निश्चित तौर पर देखिए, ये एक कांचीराम साहब का जो फार्मूला था उसी के बीएसपी चल रहे। कांचीराम साहब ने कहा था कि अगर हम सैनिक के साथ अगर पार्टी को चलाएंगे, अनुशासन में रखेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जी ठीक है, ठीक है, आएंगे हम आपके पास, हम आपके पास आएंगे। आकाश के ट्वीट पर भी उन्होंने तत्काल एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने आकाश के ट्वीट को कहा है कि वो जो है परिपक्वता दिखाना चाहते हैं, यानी कि मैच्योरिटी दिखाना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने लंबा चौड़ा ये जो प्रक्रिया ट्वीट के माध्यम से दी है, जो भी एक हाल में ही जो है मायावती जी का ट्वीट आया है और उस पर उन्होंने आकाश आनंद के ट्वीट पर प्रक्रिया भी दी है। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ देर से जुड़े हुए नजम हसन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आएंगे हम थोड़ी देर बाद, क्योंकि हरेंद्र विक्रम जी से जब जब सवाल पूछ रहे हैं तब तब नेटवर्क उनका दगा दे जा रहा है। अब नेटवर्क शायद जवाब नहीं लेने दे रहा है हमें कि बीजेपी से पूछें कि संगठन अगर जो मजबूत हो रहा है तो बीजेपी को तकलीफ हो सकती है या नहीं हो सकती है, कैसा रहेगा अगर जो संगठन मजबूत हो जाएगा 2027 की स्थिति में बीजेपी क्या सोचती है। देवेंद्र जी, बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक समय पर काफी कैडर बेस्ड पार्टी थी और उसका जो फार्मूला था उस फार्मूले के सामने हम सभी के फार्मूले फेल थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का शासन जनता ने देखा है, केंद्र में, प्रदेश में, अन्य कई स्टेटों में।
जनता जान चुकी है कि बाकी सभी पार्टियां छलावा हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए, सबके साथ के लिए, सबके विकास के लिए काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक बार नए कैलिबर में फिर से अपने आप को प्रस्तुत करना चाह रही है, लेकिन बस दोनों के रूप नाम बदल दिए गए। जैसे वो पीडीए कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो इनका हो गया दलित पिछड़ा मुस्लिम। बात तो वही है, दोनों पार्टी एक ही मतलब एक ही वोटरों के लिए काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जब दोनों पार्टियां आपस में एक ही वर्ग के लिए काम करेंगी, दलित पिछड़ा और मुस्लिम के लिए, तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, श्योर मिलेगा। जी जी बिल्कुल, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन एक चीज नजम अहसन जी ने भी कहा है कि जब लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जी थोड़े से तेज हो गए थे, अपनी भाषा का प्रयोग करना तेज कर दिया था, तो मायावती जी ने हाथ खींच लिए थे। उसका कारण उन्होंने जो संकेत दिया है बीजेपी की तरफ, तो क्या ऐसे भी ये कारण भी जो छुपे रूप से नजम अहसन जी ने कहा है, वो भी हो सकता है क्या कि इस समय उतर नहीं रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं? कारण क्या है, आप कुछ बताएंगे? ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी पार्टियों में रही है और उसका वजूद धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। तो अपने वजूद को बचाए रखने के लिए उसके मैदान में आना जरूरी है। अब जिस पार्टी का नुकसान होगा तो स्वाभाविक दूसरी पार्टियां फिर इल्जाम लगाएंगी कि बीजेपी से इनका आंतरिक तालमेल है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यदि आंतरिक तालमेल होता तो भाजपा में मिलकर साथ में चुनाव लड़ते हैं। जबकि भाजपा ने तो कई बार उन्हें सपोर्ट किया है उस समय कि चलो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने हर बार भाजपा का दिया। और अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि हम लोग एक दूसरे के साथ में हो। लेकिन हाँ, चुनाव मैदान में होंगे तो निश्चित रूप से भाजपा को लाभ हो, ऐसा मुझे विश्वास है। जी, अगर चुनाव मैदान में मजबूती से बीजेपी लड़ेगी तो भाजपा को लाभ होगा, ऐसा आपका अनुमान है? इस वक्त जो आपने स्वकरोक्ति की है ना, जो स्वीकार किया है, इससे दिल गदगद हो गया। वास्तव में हमारा भी कैलकुलेशन कुछ ऐसा ही था। नजम अहसन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं प्रशांत भाई की बात को मैं बिल्कुल, जो लखनऊ के आपके हेड हैं, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन एक बात याद रहे कि जब मेरठ से हाजी याकूब कुरैशी भी बीएसपी के मंत्री हुआ करते थे, एक कद्दावर मंत्री हुआ करते थे, उनका भी एक अपना वर्चस्व हुआ करता था और बीएसपी कैडर एक अच्छा कैडर माना जाता था। और अभी गुज़श्ता सालों से जो 2012 के बाद से ये ढलना शुरू करी, आज तक ये उभर नहीं पाई। तो मैं ये बात से हम इत्तेफाक भी रखते हैं और इत्तेफाक भी नहीं रखते कि रही बात, जब अगर आज मैं आपको देवेंद्र भाई बॉस, अगर बहन जी के पास अगर 70 से 80 विधानसभा 60 से 70 सीटें होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ या तो राज्यसभा के लिए आकाश आनंद को बहन जी भेज देती और आकाश आनंद को राज्यसभा के लिए भेज देती। इनके पास एक सीट है, सिर्फ एक सीट ना। अच्छा, भाजपा से इन्होंने कई बार तालमेल किया। भाजपा को ऐन वक्त पे इन्होंने, चाहे तो वो टंडन जी के हाथ में राखी बांधी हो, कुछ भी किया हो, लेकिन ऐन वक्त पे भाजपा को धोखा देने का काम किया। तो ये कहीं ना कहीं तो कमियां तो थी थोड़ी बहुत। अब बात बहुत साफ है। मैं फिर यही कहता हूँ कि आज बहुजन समाज जो है वो बिल्कुल झुलाए खड़ा हुआ बहन जी की तरफ, लेकिन बहन जी की ऐसी नहीं है। कहीं कोई बात होता है, पश्चिम में कोई बात होता है तो मुनकाद अली के कोई एक भाषण आ जाता है, कोई बात होता है किसी नेता का भाषण आ जाता है। आप बताइए, जुगल किशोर जी कितने अच्छे, ये क्या नाम है, आपके लखीमपुर के हैं, एक अच्छे लीडर हुआ करते थे, राज्यसभा से सांसद भी रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, एक अच्छा, लेकिन क्यों चले गए उनसे, उनको छोड़ के वहां से? आज वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे लीडर इनके तो क्या मतलब जो नाराज होकर के चले गए हैं और इस समय उनकी कोई विशेष गिनती नहीं है, अगर जो राजनीति में कही जाए
तो क्या उनको मायावती जी को वापस लाना चाहिए? जरा जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, बहन जी को तो बिल्कुल, एक बहन जी को उनको आप बुला के, भाई अगर राजनीति बहन जी को करनी है तो उनके पास जाना पड़ेगा। बहन जी को उनसे बात करनी पड़ेगी कि मुझसे क्या तकलीफ हुई जो तुम छोड़ के चले गए। इंद्रजीत सरोज के पास जाना पड़ेगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के पास जाना पड़ेगा। तुम तो हमारे कैडर के वोट थे, तुम तो क्या नाम आपके काशीराम के जमाने से थे, आप क्यों चले गए वहां से? मुझसे कौन से ऐसे खता हो गई? भाई हम अगर मुझे राजनीति करना है तो, अगर यो करना है तो फिर तब तो कोई बात ही नहीं। आज जैसे आकाश आनंद का हाल हुआ है, ये कितना संभव है, ये कितना संभव है, हम प्रशांत राव से जानना चाहेंगे जो हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हैं। ये कितना संभव है? नजम हसन जी जो कह रहे हैं, क्या इसमें कुछ संभव दिखाई देता है आपको? जल्दी से, बिल्कुल समय नहीं है, जल्दी से। यानी कि पूर्व जो नेता है वो विभिन्न दलों में चले गए, उनसे बहुजन समाज पार्टी की सीट से तरीके से संपर्क करना चाहिए। जो क्योंकि दलीय नेता थे और दलीय नेता के साथ जाति नेता थे, जात के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को बड़ी मजबूती मिलती थी। और इंद्रजीत सरोज जी का नाम लिया है और तमाम नेताओं, दीपक किशोर जी का नाम लिया है, उसके भारती चौधरी है, दीनानाथ भास्कर हैं, ऐसे बहुत नाम हैं जो बहुजन समाज पार्टी के लिए लगातार जो है उसकी स्थापना से पहले बीएसपी से काम कर रहे थे। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बने। ये लोग लगातार तन धन से अपना यहाँ सहयोग कर रहे थे, लेकिन ऐसे कई कारण बने जिनके कारण जो है पार्टी से बाहर निकाले गए। देखिए, बहन जी समझने लगी कि जिस तरीके से पार्टी में आफरीन जो साफ जो गांधी के फैन बना करते थे और इनके बारे में जो गलत रिपोर्ट यहाँ पर आई है, उससे जो है एक खटास पैदा हुई। दूसरी बात देखिए, ये जरूर होता है कि जब कोई नेता खड़ा हो जाता है तो अपने लोगों को पार्टी में कहीं ना कहीं समायोजित करना चाहता है, टिकट दिलवाना चाहता है, चाहे वो एमपी का हो, एमएलए को हो, एमएलसी का हो या किसी भी तरीके से टिकट हो, वो दिलवाना चाहते हैं। इसीलिए ये जो खटाई यहाँ हुई उन नेताओं के बीच में, कारण यही रहा है। बहन जी चाहती थी कि नए कार्यकर्ताओं को मौका मिले, क्योंकि वो भी अपना एक गुट मजबूत रखना चाहती थी। गुट की राजनीति हर दल में होती, कोई भी नेता हो, किसी भी दल का कोई नेता हो, अपना गुट मजबूत रखना चाहता है। ये जो पुराने नेता थे जिनके नाम नजम हसन साहब ने लिए हैं, ये सभी बीएसपी में तो कांशीराम साहब के नेता थे, कांशीराम उनके गुरु थे और मायावती के भी गुरु कांशीराम थे, तो सभी गुरु भाई थे। तो निश्चित तौर से अपना अपना यहाँ पर मजबूत रखना चाह रहे थे, क्योंकि बीएसपी यहाँ पर जो है बन चुकी थी मायावती, तो निश्चित तौर से उनके हाथ में नेताओं को निकालना और रखना हाथ में था। और ऐसे में जब ये रिपोर्ट मिलने लगी कि लोग जो पार्टी में अपने यहाँ अंदरूनी भाग जमाना चाह रहे हैं, तो एक एक करके इनको बाहर निकाला, तमाम इनके ऊपर आरोप भी लगे। हालांकि निश्चित तौर से देखिए, बीएसपी के जो भी नेता निकले हों, लेकिन इतने पुख्ता तरीके से मायावती के ऊपर किसी को आरोप नहीं लगाए, वो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हों या फिर समाजवादी पार्टी में चले गए हों या कांग्रेस में चले गए हों। हालांकि जैसे 2027 का चुनाव है, देवेंद्र जी मैं आपको बता दूं तो कहीं ना कहीं बीएसपी तालमेल में लगी हुई है और पुराने नेताओं के साथ, छोटे दलों के साथ बीएसपी यहाँ 2027 का चुनाव तालमेल के साथ लड़ेगी। जी, अब समय नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो आनंद का चैन छीना है, अधिकार छीना तो चैन भी छीन गया। हो सकता है कि फिर मिल जाए अधिकार, लेकिन इससे ये बात स्पष्ट हो गई कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी 2027 की तैयारी करने में अभी से लग गई है और लग भी जाना चाहिए। अगर कुछ कर दिखाना है तो अभी से तैयारी शुरू होनी चाहिए, और जो बसपा शुरू कर चुकी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।